Hello everyone, and you're welcome on my channel Har Ghar English. We will discuss the rape of the long answer type question in this video. Understood? देखिए स्टूडेंट्स, इससे पहले वाली जो वीडियो थी वो मैंने आपके लिए द रेप ऑफ द लॉग पोएम की पूरी हिंदी में जो मतलब उसका एक्सप्लेनेशन दिया है उसको वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा, तभी आपको ये लॉन्ग क्वेश्चन समझ आएगा। अदरवाइज़ आप इस लॉन्ग क्वेश्चन को नहीं समझ सकते जब तक कि आप मेरी हिंदी में बनाई हुई वीडियो को नहीं देखेंगे। तो आपको इसे समझने के लिए, इस क्वेश्चन को समझने के लिए पहले द रेप ऑफ द लॉग इन हिंदी ट्रांसलेशन इस तरह से करके जो वीडियो मैंने डाली है उसको आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है? तभी आप इसके एक एक टर्म्स को पकड़ पाएंगे और इस स्टोरी को समझ पाएंगे। चलिए हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन, सेमेस्टर एग्जामिनेशन एंड कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। ये इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। और जिस तरीके से मैं आपको यहाँ पर प्रिपरेशन करा रही हूँ अपने चैनल पर वीडियो के थ्रू, ये अगर आप सिर्फ इसी से प्रिपरेशन कर लेते हैं इन वीडियो के थ्रू ही, तो भी आप काफ़ी अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे और अपनी सक्सेस को अचीव कर पाएंगे। ओके, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है समरी ऑफ द रेप ऑफ द लॉग कैंटो फर्स्ट बाय अलेक्जेंडर पोप। कैंटो फर्स्ट ही आपके सिलेबस में रखा भी हुआ है, जो उसमें दिया है कि कैंटो फर्स्ट बाय अलेक्जेंडर पोप द रेप ऑफ द लॉग, ठीक है। सेकंड, आपको ये क्वेश्चन इस समरी नाम मिल करके इस तरह भी मिल सकता है, क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ द पोएम रेप ऑफ द लॉग बाय अलेक्जेंडर पोप। तो क्रिटिकल एप्रिसिएशन या समरी बात एक ही है, ठीक है। दोनों में से किसी भी फॉर्म में अगर आपके सामने ये क्वेश्चन आएगा तो आप अटेम्प्ट इसी आंसर के साथ करिएगा। चलिए आंसर देख लेते हैं। आंसर, समरी ऑफ द रेप ऑफ द लॉग कैंटो फर्स्ट। इंट्रोडक्शन देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। In Canto First, Alexander Pope introduces the central conflict of the mock heroic poem and establishes its satirical tone. मैंने जैसा आपसे कहा कि अगर आप हिंदी वाला पोर्शन जो वीडियो में मैंने बनाया है तो उसे अगर आप एक बार देख लेंगे तो ये आपको एकदम ईजिली समझ आएगा। कैंटो फर्स्ट में अलेक्जेंडर पोप इंट्रोड्यूस करता है उस सेंट्रल कन्फ्लिक्ट को जो कि एक विवाद का कारण बना, और ये एक मॉक हीरोइक पोएम है या एक मॉक इपिक पोएम है, ठीक है। इपिक मैंने उसमें समझाया भी है कि एक ऐसी लॉन्ग नैरेटिव पोएम जिसमें कि अच्छा, ये मॉक हीरोइक इस वजह से क्योंकि इसमें एक एडवेंचर है कि बेलिंडा के बालों को काटना ही अपने आप में एक एडवेंचर है, जो हमारा हीरो है उसने इस एडवेंचर को किया था। एंड इस्टेब्लिश इट्स सैटिरिकल टोन, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया सैटिरिकल टोन में, यानी सटायर की तरह उस टोन में इसको बनाया गया है। The canto opens with the narrator announcing his intention to recount the tribal events that lead to a great conflict. कैंटो की शुरुआत यानी शुरुआती जो स्टेंजा हैं वो शुरुआत जब होती है तो हमारा जो नरेटर, जो कहानी कहने वाला है, ये अनाउंस करता है इस इंटेंशन के साथ में कि शुरुआत में ही हम देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा ग्रेट कन्फ्लिक्ट यानी एक बहुत ही बड़ा संघर्ष जिसको लीड किया जा रहा है दो परिवारों के बीच में, एक ऐसी घटना हुई जिसकी वजह से दो परिवारों के बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा हो गया। द पोएम इज एड्रेस टू जॉन कैरल। इस पोएम को एड्रेस किया गया जॉन कैरल के द्वारा, हु हैड इनकरेज्ड पोप टू राइट इट एज ए ह्यूमरस वे टू रिजॉल्व ए रियल लाइफ क्वेरल बिटवीन टू फैमिलीज ओवर द कटिंग ऑफ ए लॉक ऑफ हेयर। अब आप सोचोगे जॉन कैरल कौन है? तो जॉन कैरल वो हैं जिन्होंने पोप को इनकरेज किया था कि आप इस पोएम को लिखिए, क्योंकि ये उस समय की एकदम रियल लाइफ स्टोरी थी, ठीक है। तो उस टाइम पीरियड की क्या थी, एकदम रियल लाइफ स्टोरी थी कि सिर्फ एक बालों की लट काटने के कारण दो परिवारों के बीच में क्या हो गया था, झगड़ा शुरू हो गया था। इसलिए उन्होंने पोप से कहा कि तुम इसका मजाकिया तौर पे या हास्यात्मक रूप में इसका सॉल्यूशन निकालो, क्योंकि एक रियल लाइफ क्वेरल है बिटवीन टू फैमिलीज, तो इस तरह की पोएम तुम लिखो। तो इनकरेज करने वाले थे जॉन कैरल। अंडरस्टूड? ये पैराग्राफ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं थीम ऑफ द पोएम। पोएम की थीम क्या है? द कैंटो बिगिंस विद बेलिंडा, द पोएम्स प्रोटैगोनिस्ट स्टिल स्लिप इन हर लग्जीरियस बॉर्डर। कैंटो की शुरुआत में ही हम बेलिंडा को देखते हैं जो कि पोएम का प्रधान कैरेक्टर है। प्रोटैगोनिस्ट का मतलब होता है जो मुख्य कैरेक्टर होता है, उसके इर्द गिर्द जब कहानी घूमती है, जो अभी अभी सोकर उठी है या सो रही है, स्टिल एस्लिप अभी तक सो रही है। कहाँ पर? लग्जीरियस बॉर्डर में, यानी अपने बहुत ही सुंदर और ऐशो आराम वाले बेडरूम में। हर गार्जियन स्पिरिट, उसका जो गार्जियन है वो एक आत्मा है जिसका नाम एरियल है। अपीयर्स इन हर ड्रीम एंड वॉर्न्स हर ऑफ इम्पेंडिंग डेंजर्स, वो उसके सपने में आता है, उसको चेतावनी देता है आने वाले खतरे की। कौन है उसका गार्जियन?
जो कि एक आत्मा है, एक स्पिरिट है, वो उस स्पिरिट का नाम एरियल है। वो उसके सपने में आता है, उसको चेतावनी देता है आने वाले खतरे की। एरियल एक्सप्लेन्स दैट बेलिंडा इज प्रोटेक्टेड बाय ए होस्ट ऑफ सुपरनैचुरल बीइंग्स कॉल्ड सिल्व्स। एरियल आगे उसे व्याख्या करता है कि बेलिंडा तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए पहले ही एक आत्माओं का समूह जिसका नाम सिल्फस है, वो हमेशा तुम्हारे चारों ओर रहता है, जो कि तुम्हें प्रोटेक्ट करता है। वो क्या हैं जो जिनका समूह है, वो कैसी हैं? वो भी सुपरनेचुरल ताकतें हैं, यानी कि वो भी आत्माएं हैं जो हमेशा समूह के रूप में बेलिंडा के चारों ओर रहती हैं। एरी स्पिरिट्स हैं, यानी हवा में तैरने वाली आत्माएं हैं। दैट वॉच ओवर वर्चुअस वुमेन, ये वो औरतें हैं। वॉच ओवर वर्चुअस वुमेन का मतलब होता है ये वो गुणी औरतें हैं जो मर चुकी हैं और मरने के बाद फिर उनकी जो आत्माएं हैं वो पवित्र हैं और वो हवा में उड़ती हैं और ऐसे ही बेलिंडा की हिफाजत करती हैं या उसका प्रोटेक्शन करती हैं। दीज स्पिरिट्स वर वंस ह्यूमन वुमेन हु, इन आत्माओं में मनुष्य के रूप में वो औरतें हैं जो कि आफ्टर डेथ, मैंने अभी क्या बताया कि जो मर चुकी हैं और मरने के बाद उनकी जो आत्माएं हैं वो बहुत ही गुणी महिलाएं हैं। जब वो जिंदा थी तब भी वो गुणी थी, यानी वर्चुअस वुमेन थी। बिकम स्पिरिट्स अलाइंड विद देयर अर्थली टेम्परामेंट्स, कोकेट्स बिकम सिल्फस, प्रोड्यूस प्रोड्यूस बिकम जीनोम्स ईटीसी। इन आत्माओं को अगर हम देखें तो ये पृथ्वी के ऊपर हमेशा बनी रही क्योंकि इनके अच्छे गुणों की वजह से। इनमें सिल्फस आते हैं, ठीक है, कुछ सिल्फस इनमें जीनोम बन गई। इस तरीके से इन आत्माओं को सिल्फस भी कहा गया और इन्हीं आत्माओं को जीनोम भी बोला गया। फ्रूट्स बिकम जीनोम्स, कुछ जीनोम्स बन गई। Ariel tells Belinda that sylphs are responsible for guarding her honor and ensuring her beauty and chastity remain untouched. एरियल बेलिंडा को बताता है कि सिल्फस जो आत्माओं का ग्रुप है वो हर बात के लिए जिम्मेदार है। वो तुम्हारी गार्डिंग करता है, मतलब गार्ड की तरह सुरक्षा के रूप में वो तुम्हें सम्मान भी देते हैं और तुम्हारी सुंदरता की भी हिफाजत करते हैं, तुम्हारे आसपास रहते हैं ताकि कोई भी अनजान व्यक्ति तुम्हें ना छू सके। और वो हमेशा तुम्हें लेकर के प्रोटेक्शन मोड पे रहते हैं, यानी तुम्हें हमेशा डिफेंस करते हैं। हाउ एवर ए वैग वार्निंग इज गिवन, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें एक चेतावनी देता हूँ। Some misfortune will befall her that day, though the exact nature of the disaster is hidden by fate. बदकिस्मती से आज के दिन तुम्हारे साथ कोई ऐसी घटना घटने वाली है जो कि प्रकृति ने नहीं सोचा है, लेकिन हो यद्यपि नेचर ऑफ द डिजास्टर, लेकिन फिर भी प्रकृति के भाग्य में छुपी हुई उस डिजास्टर को प्रकृति के अलावा कोई नहीं जानता। इसलिए आज के दिन तुम्हें क्या रहना होगा? अलर्ट रहना होगा। देखिए एक बार फिर से देख लेते हैं। हाउ एवर ए वैग वार्निंग इज गिवन, लेकिन वो उसे देता है एक चेतावनी। सम मिसफॉर्चून विल बिफॉल हर दैट डे, वो कहता है बदकिस्मती से आज कुछ ऐसा होगा कि जो कहीं ना कहीं क्या होगा, बदकिस्मती से क्या होगा, कोई ना कोई घटना अप्रिय होगी। दाउ द एग्जैक्ट नेचर ऑफ द डिजास्टर, मतलब प्रकृति ने उस डिजास्टर को, उस मुसीबत को भाग्य के हाथों में छिपा रखा है, तो वो तुम्हारे सामने आज कुछ ऐसा होने वाला है जो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। तो ये उसको चेतावनी देता है। कौन देता है? एरियल। When Belinda awakens, she receives a letter inviting her to attend a social gathering. जब बेलिंडा सोकर जागती है तो वो रिसीव करती है एक लेटर को जिसमें उसको इनवाइट किया गया था एक सोशल गैदरिंग में। शी राइजेस, परफॉर्म्स हर मॉर्निंग टॉयलेट विद ग्रेट केयर एंड प्रिपेयर्स फॉर द डे। वह उठती है, अपनी सुबह के जो भी उसके काम थे उन सबको निपटाती है और एक बड़ी ही ग्रेट केयर के साथ, क्योंकि सिफिलिस उसके चारों ओर उसकी केयर करते ही हैं, वो तैयार होती है पूरे दिन भर विद द सिल्फस फ्लटरिंग अराउंड हर टू असिस्ट एंड प्रोटेक्ट हर ब्यूटी। सिल्फस जो कि उसके चारों ओर हमेशा घूमते रहते थे और जो उसकी ब्यूटी की, सुंदरता की तारीफ़ें करते हैं और उसकी सुंदरता को प्रोटेक्ट भी करते हैं। तो वही उसको सजाती हैं सिफिलिस जो होती हैं। बस आपके क्योंकि कैंटो फर्स्ट ही दिया है तो इसलिए हम कैंटो फर्स्ट में इतना ही है। आपने देखा भी होगा जब मैंने हिंदी की वीडियो बनाई थी तो उसमें कैंटो फर्स्ट में इतना ही है कि वो तैयार होती है और तैयार होकर के वहाँ जहाँ पे उसे सोशल गैदरिंग में बुलाया गया है वहाँ जाने के लिए वो एकदम तैयार हो जाती है और वहाँ वो जाती है। बस इतना ही कैंटो फर्स्ट है, यही आपके सिलेबस में दिया भी है। अब देखते हैं की फीचर्स ऑफ द पोएम। पोएम के की फीचर्स क्या हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल, मॉक हीरोइक स्टाइल। द पोएम ट्रीट्स ट्राइबल इवेंट्स। पोएम किसको ट्रीट करते दिखाई दे रही है?
एक घटना को, सच एज द थेफ्ट ऑफ ए लॉक ऑफ हेयर। किस प्रकार की घटना है? जिसमें जो है बालों की लट को चुरा लिया गया है। विद द ग्रैंडर एंड सीरियसनेस ऑफ एन इपिक। सही मायनों में ये एक बहुत ही गंभीर मुद्दा था और एक गंभीर महाकाव्य के रूप में इसको दिखाया गया, लेकिन हास्यात्मक तरीके से। नंबर 2, सटायर ऑफ एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी। जो बड़े लोग होते हैं, जो पैसे वाले, एरिस्टोक्रेटिक सोसाइटी यानी अभिजात वर्ग जो होता है, उसके ऊपर सटायर करके दिखाया गया। पोप humorously critiques the vanity, superficially and idleness of the upper class word Belinda inhabits। वह पूरी तरीके से हास्यात्मक रूप में व्यंग करता है उस सुपरफिशियली वैनिटी के ऊपर, यानी कि जो जैसे सिल्फस है, एरियल है, इन सब के ऊपर। और वो ये भी बताता है कि अपर क्लास के जो लोग हैं, बेलिंडा जैसे जो लोग हैं, वो किस तरह की छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, यानी किसी तरह का कोई मुद्दा नहीं है लेकिन फिर भी वो उसमें उलझे हुए हैं, और वो कितने आलसी हैं, डलनेस हैं। नंबर 3, रोल ऑफ द सिल्फस। सिल्फस का रोल। द स्पिरिट सिम्बोलाइजेज द प्री ऑक्यूपेशंस ऑफ वुमेन विद अपीयरेंस एंड रेपुटेशन इन ए सोसाइटी दैट वैल्यूज देम प्राइमरली फॉर देयर ब्यूटी एंड वर्च्यू। सिल्फस के रूप में जो सिल्फस की भूमिका है वो ये दिखाई गई है कि जो आत्माएं हैं वो सिंबल हैं इस बात का कि वो महिलाएं हैं जो कि अपने आप को ऐसा अपीयरेंस देती हैं कि जो सोसाइटी है वो उनकी बड़ी इज्जत करती है, उनकी बड़ी वैल्यू है, और उनकी ब्यूटी और अच्छे गुणों के कारण ही उन्हें दोबारा से धरती पर भेज करके जो सुंदर महिलाएं हैं उनकी हिफाजत करने की जिम्मेदारी दी गई है। समझ गए? तो सिल्फस ऐसी ऐसी महिलाएं हैं जो बहुत ही अच्छे कैरेक्टर की हैं और अच्छी सुंदरता की मालिक हैं। फोर शेडोइंग, नंबर 4 पर है फोर शेडोइंग। एरियल्स वार्निंग सेट्स द स्टेज फॉर द सेंट्रल इवेंट ऑफ द पोएम। एरियल की वार्निंग ही सही मायनों में एक सेंट्रल इवेंट का कारण बनती है स्टेज के ऊपर, और जहाँ पर इसको सेट किया गया कि एरियल आता है, उसको वार्न करता है कि तुम्हारे बालों को आज काटा जाएगा या मिसफॉर्चुनिटी के कारण कोई इवेंट ऐसा होगा जिसमें तुम्हें दुख पहुंचेगा। द कटिंग ऑफ बेलिंडा लॉक ऑफ हेयर। और इस तरह बेलिंडा के लट को या बेलिंडा के जो बाल थे उसके जो ताले को, उसे काटा जाएगा। तो ताले का मतलब होता है, यानी बेलिंडा के जो बालों की लट है उसको काटा गया है, इस तरीके से आप समझेंगे। तो ये 4 इसके 4 जो है इसके की पॉइंट्स हैं। की फीचर्स ऑफ द पोएम, की एलिमेंट्स भी कह सकते हैं हम इसको, एलिमेंट्स ऑफ द पोएम भी कह सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये आपका पूरा तरीके से एक लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गया है। इसे अगर आप प्रिपेयर करके एग्ज़ाम में लिखते हैं, दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जामिनेशन। ओके बच्चों, और आप इसके थ्रू अपना जो है नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं, अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। ओके, चलिए फिर इसी के साथ अब मैं आपसे विदा लेती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम अच्छे इसी तरीके से एक नए कंटेंट के साथ, नए राइटर के अपने वर्क के साथ में। और आप इसी तरह चैनल पर जुड़े रहिए, दूसरे बच्चों को भी चैनल शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को जो है शेयर करिए, ताकि जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं उनको भी इसका बेनिफिट्स लेने का मौका मिल सके। इसी के साथ सबको आपको ऑल द बेस्ट और बाय बाय।